Hello everyone, this is Abhishek Singh and now we are going to start the revision summary of electromagnetic theory. Okay, so it is one of the most important topic for IIT JAM entrance examination and इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल. बहुत इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, बट इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है. ईच ईयर अराउंड 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज है. ठीक है, तो इसका स्टैट्स देख लेते हैं. ओके, सो इसका स्टैट्स देखते हैं हम लोग. इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने मेनली 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं. उनमें से जो मेरा पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं. ओके, एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है? 5 to 6 मार्क्स आपको सिर्फ यही टॉपिक देके जाएगा. ये स्टैट्स देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज पढ़ते टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसका कितना वेटेज है, किस टॉपिक में हमें टाइम ज्यादा देना है समझने में. ठीक है, और लेवल मॉडरेट ही रहता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे. दूसरा टॉपिक है मैग्नेटोस्टैटिक्स. इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं. 3 से 4 मार्क्स का वेटेज इसका, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है और मॉडरेट लेवल रहता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है. थर्ड टॉपिक जो है वो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार. 2 से 3 मार्क्स तक आपको ये देके जा सकता है. इसका लेवल होता है मॉडरेट टू टफ. ठीक है, अगर आप लोग इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो आपके लिए इजी हो गया, बट अदरवाइज एक ब्रॉडर स्केल पे जनरली लोगों को टॉपिक थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लगता है. फोर्थ जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इससे भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है. ठीक है, 2 मार्क्स एटलीस्ट ये आपको देके जाएगा. मॉडरेट लेवल रहता है, आपको जस्ट इक्वेशंस लिखना आना चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, उनके बीच में कुछ रिलेशंस है वो आपको पता होना चाहिए. और 5th टॉपिक जो है मैंने जनरल नाम दिया है. ठीक है, अब ये जनरल मैंने इसमें वो क्वेश्चंस रखे हैं जो इन चारों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे थे. ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. उसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल दूं तो और भी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो इनमें से किसी भी टॉपिक में ऊपर इन 4 में से किसी भी टॉपिक में कवर नहीं हो रहे थे, तो उन्हें मैंने जनरल टॉपिक नाम दिया है. इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, इसे भी हम कवर करेंगे अपने सिलेबस के थ्रू. फिलहाल ये रिवीजन समरी है, तो इसमें मैं जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करूंगा. अदरवाइज हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस इसका करने का. 5 to 6 एक्सपेक्टेड इसमें मार्क्स है. इसका लेवल रहता है इजी टू मॉडरेट. ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्यों रहता है उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है वो 12th लेवल तक के ज्यादातर टॉपिक्स होते हैं. कुछ चीजें उसमें थोड़े एडवांस है, अदरवाइज मैक्सिमम टॉपिक्स ये 12th लेवल तक का है. तो आप लोगों को ये माना जाता है कि 12th लेवल तक का कंसेप्ट क्लियर है, उस हिसाब से इसे इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टैट्स. ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल. मैक्सिमम 15 क्वेश्चन भी पूछा गया है अब तक एक बार, और मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछते ही है. तो आप मान के चलें 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 10-12 क्वेश्चन इससे आएगा, जो कि आपको 15 मार्क्स कम से कम देके जाएगा, 15 मार्क्स. ठीक है, लेवल मुश्किल नहीं होता है, तो आप लोग इजीली कर पाएंगे. जस्ट अच्छे से कंसेप्ट समझते चलें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें. ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक. और पहला टॉपिक है ग्रेडियंट. ठीक है, ग्रेडियंट को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं. इसका डिटेल्ड स्टडी मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज में मैं करवा चुका हूँ.
तो आप लोग ग्रेडियंट वहां से पढ़ सकते हैं डिटेल में, यहाँ मैं शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ग्रेडियंट। ओके, तो लेट्स से आपको कोई स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन गिवन है, एक ऐसा फंक्शन है स्केलर, ठीक है। स्केलर फंक्शन गिवन होता है तो उसका ग्रेडियंट कैसे लिया जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन है, ये मैंने x गलत लिख दिया है, मुझे लिखना चाहिए r। ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन है x y z का। इसका मतलब हम कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट कैसे लिया जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट लिया जाता है कुछ इस तरीके से। आपको लिखना है डेल f ओवर डेल x x कैप प्लस डेल f ओवर डेल y y कैप प्लस डेल f ओवर डेल z z कैप, ठीक है। ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट। ऐसे अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो आपका लेट से कोई फंक्शन v है जो कि गिवन है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, दैट मींस r थीटा एंड फाई के टर्म में। इस v का ग्रेडियंट आप कैसे फाइंड करेंगे, इस v का ग्रेडियंट आप फाइंड करेंगे, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल v ओवर डेल r r कैप प्लस 1 ओवर r डेल v ओवर डेल थीटा थीटा कैप प्लस थर्ड टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 ओवर r साइन थीटा डेल v ओवर डेल ओके फाई, ठीक है, और फाई कैप। ये आपने इसके तीनों कंपोनेंट देख लिए। इसी तरीके से आपका थर्ड टाइप का हो सकता है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, कोई फंक्शन हो सकता है लेट से s, जो कि फंक्शन हो सकता है r फाई एंड z का। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये हो गया सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम में आप लोग ग्रेडियंट कैसे ले सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट लेना भी आसान है, डेल s ओवर डेल r r कैप प्लस 1 ओवर r डेल s ओवर डेल थीटा थीटा कैप प्लस 1 ओवर सॉरी, उसके बाद थर्ड टर्म इसमें डायरेक्ट डेल s ओवर डेल z आ जाता है। थर्ड टर्म इज डेल s ओवर डेल z z कैप, और ये थीटा की जगह फाई की जगह मैं थीटा कर देता हूँ। आप फाई थीटा आपकी मर्जी हो ऐसा बोल सकते हैं, नोमेनक्लेचर है। सो कुल मिला के चीजें ऐसी चलेंगी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई स्केलर फंक्शन v है, v एक स्केलर फंक्शन है, और मैंने उसका ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट ऑफ v कर लिया, ठीक है। इस ग्रेडियंट ऑफ v का अगर मैं लाइन इंटीग्रल लेता हूं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, कुछ कोऑर्डिनेट्स में गिवन होगा आपको, f फाइनल पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स में गिवन होगा। इसका अगर मैं लाइन इंटीग्रल करता हूं डॉट dl, तो ये जो इंटीग्रल होता है ना ग्रेडियंट का इंटीग्रल, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आपने क्या पाथ चूज किया उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। आपकी वैल्यू डिपेंड करेगी सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे। इस v की वैल्यू फाइनल पॉइंट पे क्या थी, इस v की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे क्या थी, इन दो वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ओके। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। ये अगर आपको समझ में आ गया है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है, अब आप लोग ही खुद से गैस कीजिए कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। क्लोज लाइन इंटीग्रल है, इसका मतलब जिस पॉइंट से हम चले थे घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, यानी ये दोनों टर्म जब बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो RHS तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्रेडियंट थ्योरम आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, इससे आप सभी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस थ्योरम का काफी यूज है, इस थ्योरम के काफी एप्लीकेशंस है, वो आपको धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है।
तो उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू अ गिवन पोटेंशियल। तो ठीक है, पोटेंशियल आप लोग देख सकते हैं गिवन है आपको थीटा फाई, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है विद अ गिवन पोटेंशियल। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये हम लोग हमारे 12th क्लास से जानते हैं। पोटेंशियल आपको गिवन है, आपको इसका नेगेटिव ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ग्रेडियंट का मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो फर्स्ट टर्म होगा आपके पास, ब्रैकेट में लिखता हूँ डेल वी ओवर डेल आर आर कैप प्लस 1 ओवर आर डेल वी ओवर डेल थीटा थीटा कैप प्लस थर्ड टर्म आपके पास क्या हो जाएगा 1 ओवर आर साइन थीटा डेल वी ओवर डेल फाई फाई कैप। ठीक है, ये तीन टर्म आप लोग देख सकते हैं। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बी आपको गिवन है, आप देख सकते हैं डेल वी और डेल आर तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वी में कहीं आर नहीं है। डेल वी और डेल थीटा एंड डेल वी और डेल फाई ये दो टर्म सर्वाइव करेंगे, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये माइनस साइन ये रहा, यहाँ वाला माइनस साइन, ब्रैकेट में सेकेंड टर्म हो जाएगा 1 ओवर आर डेल वी ओवर डेल थीटा। इससे आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। आप लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस फाई एज इट इज टाइम्स थीटा कैप। ओके, सेकेंड टर्म है आपके पास 1 ओवर आर साइन थीटा। आप मुझे बताइए डेल वी और डेल फाई करते हैं तो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन फाई, तो हो जाएगा माइनस साइन फाई और साइन थीटा एज इट इज रहेगा साइन थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन आएगा इसका फाई कैप। ओके, इस क्वांटिटी में आप माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और आपको मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइड बाय आर थीटा कैप माइनस, ये आप देख सकते हैं साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको माइनस साइन फाई डिवाइड बाय आर फाई कैप, ठीक है। ये आपको इसमें दो वैल्यूज मिल गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं। इस तरीके से आप गिवन पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड एस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एस इज अ गिवन स्केलर फील्ड, उसके ग्रेडियंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे ये आपसे पूछा है। ओके, सो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ ग्रेडियंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। जैसा कि हमने ग्रेडियंट थ्योरम में देखा कि किसी ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल जो होता है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इसका मतलब वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो है क्लोज लाइन इंटीग्रल अ ग्रेडियंट इज जीरो। ऑफ यहां होना चाहिए था, यहाँ पे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ ग्रेडियंट इज जीरो। तो ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी ग्रेडियंट थ्योरम से ही डिराइव होता है। तो अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल आप लोग कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो उनका पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उनपे उस स्केलर फील्ड एस की वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है ग्रेडियंट ऑफ एस इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। ये चीज मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई है, बट मैं इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटिव एक ये भी था कि मैं इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग भी बता दूं। एक्चुअली ग्रेडियंट है क्या, एक गिवन स्केलर फील्ड पे हम लोग एक ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं और हमें एक वेक्टर मिल जाता है। इसका मतलब एक गिवन स्केलर फील्ड से हमें कुछ डायरेक्शन मिल रही है, वेक्टर मतलब हमें कुछ डायरेक्शन मिल रही है। वो डायरेक्शन क्या शो करता है, कुछ उसका फिजिकल मीनिंग होना चाहिए।
तो उसका फिजिकल मीनिंग ये होता है कि जो ग्रेडियंट है ना वो किसी गिवन फंक्शन, जैसे कि इस केस में s है, s एज अ फंक्शन ऑफ x y z, तो किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में आएगा, किसी गिवन पॉइंट पे किसी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में आएगा, वो डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पे सी पार्ट भी यही कह रहा है, ग्रेडियंट ऑफ एस इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द फील्ड। ग्रेडियंट आपको वो डायरेक्शन लाके देगा जिस डायरेक्शन में आप अगर आपका कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं तो आपका फील्ड यानी कि वो गिवन स्केलर फील्ड भी मैक्सिमम चेंज होगा, उसमें चेंज जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग है। इसके साथ आप सी ऑप्शन को भी टिक करेंगे। डी ऑप्शन है ग्रेडियंट ऑफ एस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस शुड बी इज, बट हमें पता है कि ग्रेडियंट जो है वो एक डायरेक्शन शो करता है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। डी ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या क्या सही हो गया, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीन ऑप्शन इसके सही है। आप लोगों को एमएसक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैम एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपका सारा नॉलेज वो लोग चेक करना चाहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ग्रेडियंट का बड़ा भाई देखते हैं जो कि है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, ठीक है, ग्रेडियंट में हमने किया कि एक स्केलर फील्ड लिया और उससे हमें कुछ वेक्टर मिला। डाइवर्जेंस उसका उल्टा है, आप एक वेक्टर लेंगे और उस पर डाइवर्जेंस उसका लेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस देख लेते हैं सभी तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि क्या क्या डाइवर्जेंस की वैल्यूज होती है। सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास लेट से कोई फंक्शन है ए, वेक्टर फंक्शन, जो कि फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, एक्स वाई एंड जेड का मतलब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल डॉट ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डॉट ए, शॉर्ट में से लिखा जाता है डी आई वी ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए। इसका मतलब होता है, उसके पहले इसके मतलब से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो ये कि ये जो डाइवर्जेंस से पहले जो ग्रेडियंट वेक्टर होता है ये होता है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट वेक्टर होता है। इस वेक्टर को आप इस ए पे ऑपरेट कराएंगे। इसके पहले मैं एक और चीज यहाँ बता दूं आपको, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जो ये ए वेक्टर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको गिवन है, तो कुछ ऐसे गिवन होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, इस तरीके से आपको ए वेक्टर भी गिवन होगा। अब आप इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप के साथ, जे कैप के कंपोनेंट को जे कैप के साथ एंड के कैप के कंपोनेंट को के कैप के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ ए जेड। ये होता है हमारा डाइवर्जेंस। इस तरीके से आप डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं किसी भी गिवन वेक्टर फील्ड का इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ना देके आपको दूसरे तरह का सिस्टम गिवन है जिसमें ए जो है वो आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, इसका मतलब समथिंग ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस सम ए फाई फाई कैप, इस तरीके से कुछ आपको ए गिवन होगा। तो इस केस में आप डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है 1 ओवर आर स्क्वायर 1 ओवर आर स्क्वायर डेल आर ऑफ
डेल ओवर डेल आर ऑफ आर स्क्वायर टाइम्स ए आर, आर स्क्वायर टाइम्स ए आर, ठीक है, पहला टर्म ये हो गया। प्लस सेकेंड टर्म जो है वो होता है 1 ओवर आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, एंड इसे मल्टीप्लाई करना है डेल ओवर डेल थीटा ऑफ साइन थीटा ए थीटा, साइन थीटा ए थीटा। एंड जो थर्ड टर्म है आपका लास्ट टर्म वो होता है अगेन 1 ओवर आर साइन थीटा टाइम्स डेल ओवर डेल फाई ऑफ ए फाई। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड जो है वो है आपका ए वेक्टर आपको गिवन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, ठीक है। यहाँ मैंने फाई कैप लिखा है, आप लोग इसे थीटा कैप भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप लोग क्या नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा। एनी हाउ, ओके, सो अब देखते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल डॉट ए को कैसे लिखा जाता है। डेल डॉट ए को हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं 1 ओवर आर डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल आर ऑफ आर ए आर, ठीक है, आर टाइम्स ए आर, प्लस सेकेंड टर्म जो होता है वो होता है 1 ओवर आर टाइम्स डेल ओवर डेल फाई ऑफ ए फाई, ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड टर्म है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है डेल ए जेड ओवर डेल जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर्ल। कर्ल भी हम तीनों केसेस में देख लेते हैं। तो अगर पहले केस की मैं बात करूं, पहला केस जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस केस में आपको कोई वेक्टर गिवन है, लेट्स से ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप, ठीक है। मैं इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा, आई कैप जे कैप वाई कैप लिखूं मैं, या फिर मैं उसे एक्स कैप वाई कैप जेड कैप लिखूं, दोनों एक ही चीजें हैं, मैं इन्हें इंटरचेंजेबली यूज करता रहता हूं, बट आप लोग किसी एक नोटेशन पे चल सकते हैं। तो देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल क्रॉस ए का क्या मतलब होता है। डेल क्रॉस ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या मतलब है? इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट। किस चीज का डिटरमिनेंट, ये देख लेते हैं अभी। यहां हमें लिखना होता है एक्स कैप, यहां लिखना होता है वाई कैप, यहां लिखना होता है जेड कैप। उसके सेकेंड रो में हमें लिखना है डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। थर्ड रो में हमें लिखना है ए एक्स, ए वाई, ए जेड। डिटरमिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है। इस डिटरमिनेंट को आप लोग सॉल्व करें, आपको कर्ल ऑफ अ गिवन वेक्टर ए मिल जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं दूसरा केस देख लेता हूं। इस दूसरे केस में आपको ए वेक्टर जो है वो गिवन होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। इस तरीके से आपको ये वेक्टर गिवन होगा। ये वेक्टर गिवन होने के बाद अब आप इसका कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल क्रॉस ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको मैं बता देता हूं। ये आप कैलकुलेट करते हैं 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा टाइम्स अगेन डिटरमिनेंट, ठीक है। यहां फिर से एक डिटरमिनेंट आएगा। ओके, ये डिटरमिनेंट में क्या क्या हमारे पास टर्म्स आते हैं, पहले आर कैप, सेकेंड टर्म थीटा कैप नहीं होगा, सेकेंड टर्म वुड बी आर थीटा कैप, एंड थर्ड टर्म वुड बी आर साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। ये तीन टर्म होंगे। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है डेल ओवर डेल आर, सेकेंड टर्म वुड बी डेल ओवर डेल थीटा, थर्ड टर्म वुड बी डेल ओवर डेल। अब जो थर्ड रो है उसमें आपको यहां लिखना है ए आर,
यहाँ आपको लिखना है r टाइम्स a थीटा, और थर्ड में हमें लिखना है r साइन थीटा टाइम्स a फाई। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को आप लोग सॉल्व कीजिए, आपको डेल क्रॉस ए मिल जाएगा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं थर्ड इसका बता देता हूं, जो कि है डेल क्रॉस ए इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी देख लेते हैं। डेल क्रॉस ए इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसे हम लिखते हैं, अगेन एक डिटरमिनेंट बना लीजिए। डिटरमिनेंट के बाहर भी हमें कुछ लिखना होता है, जो कि होता है 1/r। ठीक है, और अंदर हमें लिखना है r कैप, r फाई कैप, और यहाँ पे z कैप। अगेन आप लिखेंगे डेल ओवर डेल r, डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल z, अगेन ar a फाई विद अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ r, एंड यहाँ आप लिखेंगे az। डिटरमिनेंट आप सॉल्व कीजिए, r से डिवाइड कीजिए, और आपको मिल जाएगा कर्ल इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि अगर हमारा किसी गिवन वेक्टर का कर्ल 0 हो जाता है, एक गिवन वेक्टर इसका कर्ल अगर 0 हो जाता है, तो हम बोलते हैं ए वेक्टर को इररोटेशनल वेक्टर। ठीक है, एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है फिजिक्स में, किसी वेक्टर के इररोटेशनल होने का मतलब उसका कर्ल जो है वो 0 है। इससे पहले मैंने डाइवर्जेंस भी आपको बताया यहाँ पे, इसमें भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस लेट से 0 आ जाता है, अगर ये डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने पे 0 आता, इसका मतलब हम इस ए वेक्टर को बोल देते हैं दिस वेक्टर इज सोलेनोइडल वेक्टर। ये टर्म्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये टर्म पता होना चाहिए। अगर कहीं आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि द गिवन वेक्टर ए इज सोलेनोइडल, तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस 0 होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बोलता है आपको एक फाई स्केलर फंक्शन गिवन है, एक स्केलर फंक्शन फाई गिवन है विच सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज, फाई के ग्रेडियंट की कुछ प्रॉपर्टीज पूछी है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो पहले मैं लिख देता हूँ लैपलेस इक्वेशन क्या होता है, आप लोगों के लिए नया है, मैं बता देता हूँ। लैपलेस इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर ऑफ एनी फाई इज इक्वल टू 0। अगर किसी गिवन स्केलर फील्ड का डेल स्क्वायर 0 हो जाता है तो उसे बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन। डेल स्क्वायर फाई 0, और इसी चीज को हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं, लेट मी इरेज दिस, इसी चीज को हम इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं डेल डॉट डेल फाई। का मतलब आपने क्या किया, इस फाई स्केलर फील्ड का पहले ग्रेडियंट लिया, ये ग्रेडियंट हो गया, इस ग्रेडियंट पे, ग्रेडियंट अब एक वेक्टर बन चुका है, तो इस ग्रेडियंट पे आपने डाइवर्जेंस अप्लाई किया। सो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट इज नथिंग बट डेल स्क्वायर फाई हो गया। ये क्वांटिटी आपको 0 गिवन है। डाइवर्जेंस अगर किसी क्वांटिटी का 0 गिवन है, तो दैट क्वांटिटी मस्ट आल्सो बी 0। ओके, सॉरी माय बैड, ये इंप्लीकेशन नहीं है। ओके, इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है, यहां से आप लोग देख सकते हैं इसका डाइवर्जेंस 0 है। जिस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोलेनोइडल। इसका मतलब ये जो डाइवर्जेंस ऑफ फाई है ये सोलेनोइडल है। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस 0 है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस ये स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो बताता है एक डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हमारे पास एक यूनिक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में उस गिवन स्केलर फील्ड का चेंज मैक्सिमम है। मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग, वो एक डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन का कर्ल जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब
किसी ग्रेडियंट का कर्ल भी हमेशा जीरो होगा। कर्ल ऑफ का मतलब होता है कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। ये क्वांटिटी हमेशा जीरो होती है, ये क्वांटिटी हमेशा जीरो होती है। इसका मतलब ग्रेडियंट का कर्ल भी जीरो होता है। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ a scalar is irrotational as well। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ phi is irrotational as well। irrotational है तो अब आप देख सकते हैं ऑप्शन ए सोलेनोइडल एंड इरोटेशनल। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका फिजिकल मीनिंग भी समझ सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज इसमें मैंने दो बताई आपको, एक कि लैप्लेशियन क्या होता है, उसके अलावा लैप्लेशियन को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट जीरो है, डाइवर्जेंस ऑफ समथिंग जीरो, दैट समथिंग व्हिच इज ग्रेडियंट ऑफ phi इज सोलेनोइडल बिकॉज उसका डाइवर्जेंस जीरो है। एक और प्रॉपर्टी कि किसी ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है। ये प्रॉपर्टीज आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो इसका कर्ल भी जीरो है ग्रेडियंट का, इसका मतलब ये इरोटेशनल भी है, तो ये सोलेनोइडल भी है, इरोटेशनल भी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। So dear students, if you are new to EdUncle, you can subscribe to EdUncle for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exams study material which is prepared by India's top experienced faculties. You can also download EdUncle's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you very much.